नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। उदयपुर हत्याकांड को लेकर के बड़ी अपडेट है। आज एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा आरोपियों को। आपको बता दें कि जयपुर एनआईए कोर्ट में इन आरोपियों को आज पेश किया जाएगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, दिन भर आज इस पर नजर होगी कि एनआईए कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर के आखिरकार क्या फैसला देगा। उदयपुर हत्याकांड के मामले को लेकर के एनआईए के सूत्रों से बड़ी जानकारी मिल रही है कि आरोपियों को राजस्थान में ही रखकर पूछताछ की जाएगी। एनआईए की 10 सदस्यीय टीम राजस्थान में रहकर के जांच करेगी। आईजी रैंक के अधिकारी जांच के लिए पहुंच चुके हैं। खबर यह भी है कि आज एनआईए कोर्ट में इन आरोपियों को पेश किया जाएगा और साथ ही सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है कि इन आरोपियों को राजस्थान में रख करके ही पूछताछ की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से पहले एनआईए की ओर से इन आरोपियों को दिल्ली ले जाने की खबरें जो सामने आ रही थी, अब इन आरोपियों को राजस्थान में ही रख करके पूछताछ की जाएगी, ये बात साफ हो गई है। एनआईए के सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। उदयपुर हत्याकांड मामले को लेकर के एक तरफ जहां लोगों का आक्रोश है, दूसरी तरफ अब आरोपियों को उनके किए की सजा कैसे मिले, किस तरह से दिलाई जाए, इस बात को लेकर के जोर है। चारों तरफ से यही मांग हो रही है कि आखिरकार आरोपियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए। बहरहाल ये बड़ी जानकारी है कि अब एनआईए आरोपियों को राजस्थान में ही रखेगा, उन्हें दिल्ली नहीं लेकर के जाएगा और राजस्थान में रख करके ही उनसे पूछताछ की जाएगी। इसके लिए बाकायदा एक एनआईए की 10 सदस्यीय टीम जो इस पूरे मामले में पूछताछ करेगी, पड़ताल करेगी, सुरक्षा एजेंसियों पर जो तमाम सवाल हैं उनको लेकर के उनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगी। वो टीम राजस्थान पहुंच चुकी है। 10 सदस्यीय टीम राजस्थान में ही पूछताछ करेगी। आरोपियों को राजस्थान में रख करके ही पूछताछ की जाएगी। ये बड़ी जानकारी। एनआईए सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों को राजस्थान में ही रखा जाएगा। राजस्थान में ही रख करके उनसे पूछताछ की जाएगी और बड़े आतंकी संगठन से फिलहाल कोई जुड़ाव इस पूरे मामले में सामने नहीं आया। कुछ इस्लामिक धार्मिक संगठनों से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला सामने आया है। एनआईए की 10 सदस्यीय टीम राजस्थान में रह करके जांच करेगी। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, अजमेर हत्याकांड मामले को लेकर अपडेट। उदयपुर हत्याकांड के आरोपी अजमेर शिफ्ट किए गए हैं। अजमेर रेंज आईजी रुपेंद्र सिंह ने इस बात की पुष्टि की है। उदयपुर हत्याकांड को लेकर के ये बड़ी खबर है और इस हत्याकांड के आरोपियों को अजमेर में शिफ्ट किया गया है। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। अजमेर रेंज के आईजी रुपेंद्र सिंह ने इस बात की पुष्टि की है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में दोनों आरोपियों को भेजा गया है। उदयपुर हत्याकांड को लेकर के बड़ी खबर इस वक्त की। उदयपुर हत्याकांड के आरोपी अजमेर शिफ्ट किए गए हैं। अजमेर रेंज आईजी रुपेंद्र सिंह ने इस बात की पुष्टि की। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में दोनों आरोपी हैं और इसी दौरान एनआईए की पूछताछ भी होनी है। आज विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच अब बड़ी खबर हम आपको बता दें, राज्य सरकार की ओर से बड़ा फैसला किया गया। उदयपुर रेंज के आईजी हिंगलाज दान और एसपी मनोज कुमार को हटाया गया है।
प्रफुल्ल कुमार उदयपुर रेंज के आईजी होंगे। विकास शर्मा उदयपुर के नए एसपी बनाए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की। तो इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस पर सवाल उठ रहे थे और आखिरकार अब राज्य सरकार की ओर से बड़ा फैसला किया गया है। उदयपुर रेंज के आईजी हिंगलाज दान और एसपी मनोज कुमार को हटाया गया है। अब प्रफुल्ल कुमार उदयपुर रेंज के आईजी होंगे और साथ ही विकास शर्मा उदयपुर के नए एसपी बनाए गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर के परिजनों की ओर से, स्थानीय लोगों की ओर से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए थे और अब आखिरकार एक्शन हुआ है राज्य सरकार की तरफ से। आपको बता दें कि उदयपुर रेंज के आईजी हिंगलाज दान और एसपी मनोज कुमार बदल गए हैं। अब प्रफुल्ल कुमार उदयपुर रेंज के आईजी होंगे। विकास शर्मा उदयपुर के नए एसपी बनाए गए हैं। इस पूरे मामले में पुलिस पर सवाल उठने के बाद राज्य सरकार की ओर से बड़ा फैसला किया गया है, जब उदयपुर रेंज के आईजी और एसपी को हटा दिया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कपिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं उदयपुर से। कपिल, क्या अपडेट है अब इस पूरे मामले को लेकर के? उदयपुर हत्याकांड को लेकर के मुख्यमंत्री भी परिजनों से मिले और इसके बाद ये उम्मीद जगी है कि आखिरकार ये जो आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जा सकेगी, कम समय में दी जा सकेगी। देखिए हेमंत, पुलिस के आला अधिकारियों पर इस मामले पर सवाल उठ रहे थे। लगातार ये बात सामने आ रही थी कि जो पुलिस के अधिकारी हैं उनके द्वारा लापरवाही बरती गई और कन्हैयालाल साहू द्वारा दी गई रिपोर्ट पर गंभीरता नहीं बरतने के चलते ये जो घटनाक्रम है ये घटित हुआ है। इस बात को लेकर कल जब मुख्यमंत्री यहाँ पर थे तो उन्होंने बेहद गंभीरता से इस मामले को लिया और जो सर्किट हाउस में हाई लेवल मीटिंग की गई उसमें मुख्यमंत्री ने खुद कन्हैयालाल साहू द्वारा जो पत्र धानमंडी थाना पुलिस को दिया गया था उसको पढ़कर उदयपुर रेंज के आईजी और एसपी को सुनाया और स्पष्ट किया कि जब कन्हैयालाल को ऐसी अनहोनी होने की अंदेशा था तो उदयपुर पुलिस ने उसके आशंका को गंभीरता से क्यों नहीं लिया। जब उसने लिखित में रिपोर्ट दी तो उसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया। और देखिए देर रात होते होते इसका जो परिणाम है वो सामने आया। जो ट्रांसफर लिस्ट आई है उसमें उदयपुर रेंज के आईजी हिंगलाज दान और एसपी मनोज कुमार का उदयपुर से तबादला कर दिया गया और इसकी जगह पर अब उदयपुर रेंज के आईजी प्रफुल्ल कुमार को बनाया गया है। तो वहीं उदयपुर के एसपी विकास शर्मा होंगे। दूसरी ओर आप देखिए ये तो बड़े बदलाव जो सवाल लगातार पुलिस पर उठ रहे थे उसको लेकर सरकार द्वारा किए गए हैं। साथ ही एनआईए ने एक बड़ी जानकारी स्पष्ट की है। जो सोर्सेस से जानकारी मिल रही है उसके अनुसार एनआईए ने स्पष्ट कर दिया है कि ये जो घटना घटित हुई है इसका आतंकी कनेक्शन नहीं है और यही वजह है कि आरोपियों को दिल्ली ले जाने के बजाय राजस्थान में रखकर उनसे पूछताछ की जाएगी। देखिए इन लोगों के भारत के बाहर संपर्क हो सकते हैं, लेकिन ये जो घटना, इस घटना को जो अंजाम दिया गया है स्थानीय स्तर पर दहशत फैलाने के लिए घटना को अंजाम दिया गया और ये भी स्पष्ट किया गया कि इस घटना के पीछे सिर्फ 2 लोग नहीं है बल्कि एक पूरा गिरोह हो सकता है, कुछ और नाम सामने आ सकते हैं। उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए राजस्थान में रहकर पूछताछ की जाएगी। एनआईए की 10 सदस्यीय टीम इस समय राजस्थान में पहुंच चुकी है। आईजी रेंज के एक अधिकारी राजस्थान में मौजूद हैं जो कि अब जो आगे ये जो आरोपी 2 गिरफ्तार किए गए इनसे अग्रिम पूछताछ करेंगे। जी, लेकिन कपिल ये जो कहा जा रहा था कि ये जो आरोपी था वो पाकिस्तान गया था, वहां पर 40 दिन की ट्रेनिंग लेकर के आया था, मुजीब से इसके संपर्क थे, ये इन तमाम तथ्यों को, तमाम बातों को अब क्या ये मान लिया जाए कि ऐसा नहीं हुआ था? देखिए 2 दिन से लगातार राजस्थान सरकार और राजस्थान के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो हैं वो इसी बात को लेकर बताया जा रहा है कि पल्ला झाड़ रहे थे। लेकिन आप देखिए अभी ये सारी चीजें स्पष्ट नहीं की गई है कि इसका मुजीब से संपर्क था या नहीं, ये पाकिस्तान जाकर किस तरह की ट्रेनिंग लेके आया। लेकिन एक चीज जरूर स्पष्ट की गई कि फिलहाल जो घटना हुई है कन्हैयालाल साहू की जो हत्या हुई है ये आतंकी कनेक्शन के चलते नहीं हुई है। ये स्थानीय गिरोह है, स्थानीय लोगों में खौफ पैदा करने के लिए की है। हालांकि इन लोगों के पाकिस्तान में संपर्क जरूर रहे हैं, दावते इस्लामिक संगठन से इन लोगों का ताल्लुक रहा है, तो इनके संपर्क जरूर सामने आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल प्राथमिक तौर पर यह स्पष्ट किया गया है कि ये जो घटना घटित हुई है इसका आतंकी कनेक्शन नहीं है और आगे एनआईए अपनी इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी रखेगी। लेकिन पहले जो बात सामने आ रही थी कि दिल्ली ले जाकर पूछताछ की जाएगी, तो फिलहाल ये जानकारी है कि इन्हें राजस्थान में रखकर ही एनआईए पूछताछ करेगी।
जी हेमंत। जी कपिल, अगर आज की बात करें आरोपियों को लेकर के, तो ये भी जानकारी है कि आज एनआईए कोर्ट में इन्हें पेश किया जाएगा। क्या इसे लेकर के अपडेट जानकारी आपके पास है? देखिए, उदयपुर से देर रात जो एसआईटी की टीम है वो इन्हें सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया है। पहले इन्हें उदयपुर कोर्ट के बाद में सेंट्रल जेल ले जाया गया था और सेंट्रल जेल से इन्हें अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। देर रात ये अजमेर पहुंच चुके थे और अब जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार इन्हें जयपुर में जो स्पेशल कोर्ट है, एनआईए कोर्ट है, वहां पर इन्हें ले जाकर पेश किया जा सकता है। चूंकि एनआईए अभी आरोपियों को अपने कस्टडी में लेगी, तो अब माना जा रहा है कि एनआईए अपने कस्टडी में लेने के साथ ही आरोपियों को एनआईए कोर्ट में पेश करते हुए आगे प्रोडक्शन रिमांड की मांग कर सकती है, ताकि वे एक बार फिर इन्हें जुडिशियल कस्टडी से अपने रिमांड पर लेवें और उसके बाद में रिमांड पर आने के बाद में इनसे और आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ा सकें। हेमंत, देखिए, आज का दिन उदयपुर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 28 तारीख से लगातार शहर में तनाव बरकरार है और आज उदयपुर में जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकलने वाली है। उदयपुर की रथ यात्रा जगन्नाथपुरी और अहमदाबाद के बाद में देश की तीसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा बताई जाती है। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती आज बनी हुई है, क्योंकि रथ यात्रा में हजारों की तादाद में लोग जुटते हैं। एक बहुत बड़ा मार्ग जो है वो रथ यात्रा का रहता है और पहले रथ यात्रा को लेकर संशय बरकरार था। धारा 144 लागू है, शहर के अधिकांश इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया, लेकिन लोगों की मांग को देखते हुए स्थानीय पुलिस प्रशासन ने जिन इलाकों से रथ यात्रा गुजरेगी वहां पर कर्फ्यू में ढील देने का ऐलान किया है। उन इलाकों को छोड़कर दूसरी सभी जगहों पर कर्फ्यू यथावत रहेगा। तो दोपहर 3 बजे जगन्नाथ मंदिर से जगदीश चौक प्रांगण से रथ यात्रा रवाना होकर शहर में अलग अलग जगहों से होती हुई गुजरेगी और पुनः रात को तकरीबन 10 से 11 बजे जगदीश मंदिर पहुंचेगी। इस दौरान सुरक्षा के जो बंदोबस्त है वो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि एडीजी दिनेश एमएन ने कहा है कि आमतौर पर जगन्नाथ रथ यात्रा की सुरक्षा के लिए जो जाब्ता तैनात रहता है उसे 3 गुना जाब्ता तैनात किया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि किसी तरह की अशांति ना फैले और शांतिपूर्वक तरीके से जगन्नाथ रथ यात्रा पूरी हो। जी हेमंत। लेकिन कपिल, मुख्यमंत्री देखिए उदयपुर पहुंचे थे और उन्होंने परिजनों से मुलाकात भी की कन्हैयालाल साहू के। इसके बाद क्या पुलिस के एक्शन में कोई बदलाव देखा जा रहा है? सिक्योरिटी बढ़ाई गई है पुलिस अब संवेदनशीलता के साथ? क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि आगे बढ़ेगी? देखिए, पुलिस द्वारा बड़ी लापरवाहियां बरती गई है इस पूरे मामले को लेकर। शुरुआत से पुलिस जो है मामले को लेकर लापरवाही पूर्वक जो रवैया है वो पुलिस का देखने को मिला है। आप देखिए कि 15 जून को ही जब कन्हैयालाल साहू ने अपने ऊपर धमकियां मिलने और जान के खतरे की आशंका धानमंडी थाना पुलिस के सामने जता दी थी, इसके पुलिस के आला अधिकारियों को भी इसकी सूचना थी, लेकिन इस मामले को गंभीरता से लेने के बजाय जिस व्यक्ति द्वारा मामला दर्ज कराया गया उसके साथ कन्हैयालाल साहू का समझौता कराया गया और समझौते के बाद में कन्हैयालाल साहू और उनका परिवार इस बात को लेकर आश्वस्त हो गया कि अब उनकी जान को खतरा नहीं है, क्योंकि उनका जिस व्यक्ति को शिकायत थी उसके साथ में समझौता हो गया। लेकिन आप देखिए कि समझौता होने के बाद में भी उनकी रेकी की गई और जैसे ही दुकान खोली ये जो 2 आरोपी हैं ये पहुंचे और उसकी हत्या जो जघन्य निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी। और इस पूरे हत्याकांड में जैसा कि अब अंदेशा सामने आ रहा है, कई और लोग शामिल हो सकते हैं जिन्होंने इस पूरे मामले में रेकी की होगी, सूचना इन आरोपियों को दी होगी। तो उन लोगों के नामों की पुष्टि करने की कोशिश जो है वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करने में जुटी हुई है। जी हेमंत। बिल्कुल कपिल, लेकिन जैसे एसआईटी की हम बात करें, एसआईटी की जांच भी लगातार चल रही है, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो एसआईटी ने उस फैक्ट्री पर भी छापेमारी की थी जहां वीडियो बनाने की बात सामने आई थी। वहां से अब क्या कुछ इनपुट मिले हैं, कुछ अपडेट उसे लेकर के मिल पाई है? देखिए, वो बेहद महत्वपूर्ण जगह रही एसआईटी के लिए। जो जिस वीडियो ने उदयपुर में खौफ पैदा किया, पूरे देश में खौफ पैदा किया, बताया जाता है कि ये वीडियो उसी फैक्ट्री के ऑफिस में बैठकर बनाया गया था। जब इन दोनों आरोपियों से रियाज अतारी और मोहम्मद गोश से पूछताछ की गई तो उन्होंने सापेटिया इलाके की एसके इंजीनियरिंग फैक्ट्री का जिक्र किया था और वह उस फैक्ट्री का जिक्र आते ही एसआईटी ने वहां पर छापा मारा, उसका ऑफिस सीज किया और प्राथमिक जानकारी के अनुसार वो वीडियो वहां बनाया गया था। संभवतः वो हथियार भी वहीं बनाए गए थे जिस सोफे पर बैठकर ये वीडियो बनाया गया, उस सोफे को भी जब्त किया गया और जानकारी के अनुसार जो हथियार जो इस हत्याकांड में प्रयोग में लिए गए उसी फैक्ट्री से एसआईटी को बरामद भी हो गए हैं।
जी, लेकिन जैसे कि आप ये बात कह रहे थे कि अब जो चीज़ें हैं कि आतंकी कनेक्शन इसमें नहीं है, ये क्या तमाम इन चीज़ों पर अभी एनआईए काम कर रहा है? क्योंकि देखिए मुजीब से हत्यारों का संबंध होने के बाद भी, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कपिल, इस बात का कि सामने आया था, ये भी कहा गया कि कराची जाकर की ट्रेनिंग ली थी। क्या इन चीज़ों को लेकर के एनआईए आगे बढ़ेगी? और दूसरी बात ये कि दावते इस्लामी संगठन से ये साफ हुआ था कि इसका कहीं ना कहीं संपर्क है, और दावते इस्लामी जो संगठन है वो पाकिस्तान का संगठन है। हाँ देखिए हेमंत, एनआईए निश्चित तौर पर इस पर काम करेगी। अभी इन्हें क्लीन चिट नहीं दी गई है कि ये आतंकवादी संगठनों से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन ये बात स्पष्ट की गई है कि फिलहाल जो घटना घटित हुई है, इस घटना का कोई आतंकी कनेक्शन नहीं है। इन जो 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए, इनके आतंकी कनेक्शन हो सकते हैं। ये इस इलाके में एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, ये जानकारियां जरूर सामने आ रही है, और इन्हीं बातों को लेकर एनआईए अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगी। आप देखिए कि दावते इस्लामिक से इनका संपर्क स्पष्ट तौर पर सामने आया था। पाकिस्तान जाने की बात भी पुख्ता तौर पर जो राजस्थान के गृह राज्य मंत्री उन्होंने बताई थी, तो इनके आतंकी कनेक्शन हो सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल ये जो घटना घटित हुई है, इस घटना के पीछे किसी तरह की आतंकी साजिश नहीं है। एनआईए को प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन में ये जानकारी मिली, और एनआईए सोर्सेज से हमें पता चला है कि फिलहाल आतंकी कनेक्शन ये जो हत्याकांड हुआ इसमें नजर नहीं आता है। लेकिन कपिल, अगर हम उदयपुर की बात करें, वहां के लोगों की बात करें, देखिए पिछले लगातार काफी समय से वहां पर कर्फ्यू इस घटना के बाद से ही, और साथ ही साथ नेटबंदी भी है। कितना असर इसका उदयपुर की जनता पर, वहां के व्यापार पर पड़ रहा है? हाँ देखिए, बिल्कुल कर्फ्यू है, इसके चलते जो बाहर से लोगों की आवाजाही है वो बिल्कुल बंद है। दूसरी ओर नेटबंदी है, जिससे बहुत बड़ा व्यापार प्रभावित हो रहा है। आप देखिए कि उदयपुर पर्यटन नगरी है, ऐसे में यहाँ पर पर्यटक आने से पहले ही बुकिंग करा लेता है, लेकिन जिस तरह की घटना घटित हुई है उसके बाद में लगभग सभी बुकिंग्स कैंसिल कर दी गई है। पर्यटकों का यहाँ आना बिल्कुल बंद हो चुका है। इंटरनेट बंद होने के चलते दूसरे जो सारे व्यापार है वो भी प्रभावित हो रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रभावित हो रहे हैं, बैंकों को नुकसान हो रहा है। तो बहुत बड़ा नुकसान इंटरनेट बंद होने के चलते और कर्फ्यू होने के चलते हो रहा है। और दूसरे सबसे बड़ा नुकसान यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री को हो रहा है, क्योंकि पर्यटन यहाँ का सबसे बड़ा व्यवसाय है, और पिछले 3-4 दिनों से पर्यटन व्यवसाय पूरी तरह से ठप्प पड़ा हुआ है। जी कपिल, कल हमने देखा कि देखिए पुलिस ने छूट तो दी थी यहाँ पर मौन जुलूस को, लेकिन कहीं ना कहीं उस मौन जुलूस में भी हंगामा हुआ। तो अभी भी एक आक्रोश लोगों के भीतर है, और इसे देखते हुए अभी ये स्थितियां कुछ और आगे भी जा सकती हैं। जो अभी मौजूदा स्थितियां हैं जिन पर हम बात करें, चाहे वो कर्फ्यू की बात हो, चाहे नेटबंदी की बात हो। हाँ जी बिल्कुल, देखिए आशंकाएं बरकरार है, स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है। यही वजह है कि लगभग 1000 से ज्यादा का पुलिस जाब्ता शहर में तैनात है, और 600 से 700 पुलिसकर्मी बाहर से भी भेजे गए थे। तो आप देखिए पूरे शहर में जो सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर बड़ी तादाद में पुलिस का जाब्ता तैनात किया हुआ है, ताकि किसी तरह की अशांति ना हो। लेकिन आशंकाएं अभी बनी हुई है, जैसा कि पिछले कल मौन जुलूस था, मौन जुलूस के दौरान भी जब कुछ अफवाहें सामने आई, तो उसके बाद छुटपुट पथराव की घटनाएं देखने को मिली, पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। तो इस तरह की घटनाएं लगातार देखी जा रही है। वहीं आज जब जगन्नाथ रथ यात्रा निकलेगी तो वो एक बड़ी चुनौती है, वो रथ यात्रा शांतिपूर्वक संपन्न हो, क्योंकि पहले पुलिस ने ये समझाने की कोशिश की थी कि धारा 144 लगी है, ऐसे में लोगों को यह संशय था कि रथ यात्रा निकलेगी या नहीं। लेकिन आयोजन समिति और जो लोग यहाँ पर जमा हुए थे कन्हैयालाल साहू के हत्याकांड का प्रोटेस्ट करने के लिए, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि यदि जगन्नाथ रथ यात्रा नहीं निकलेगी तो उसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा। प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती थी। लोगों के आक्रोश को और उनकी मांग को देखते हुए प्रशासन ने निर्णय लिया है कि जगन्नाथ रथ यात्रा को निकाला जाएगा, पूरे प्रोटेक्शन के साथ में निकाला जाएगा, और जो जाब्ता आमतौर पर तैनात किया जाता है उसके मुकाबले 3 गुना जाब्ता सेंसिटिव इलाकों में तैनात किया जाएगा, ताकि जब रथ यात्रा शहर के बीच में से होकर गुजरे तो किसी तरह की अप्रिय घटना घटित ना हो।
जी, जी, लेकिन कपिल, मैं चाहूंगा थोड़ी तस्वीरें भी आप अगर दर्शकों तक पहुंचा पाए वहां की। हालांकि सुबह का वक्त है, लेकिन अगर दिनचर्या की हम लोगों की बात करें तो काफी प्रभावित हुई है इस घटना के बाद से। वो उदयपुर जो शांत शहर के नाम से जाना जाता था, एक भाईचारा जहां पर मिसाल दी जाती थी, वहां का माहौल खराब हुआ। तो आखिर स्थितियां क्या है, और साथ ही साथ थोड़ा सा ये भी जानना चाहूंगा कि जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उसे देखते हुए क्या आपको लगता है कि कर्फ्यू में कोई जल्द ही छूट मिलने वाली है, या नेटबंदी जल्द खत्म होने वाली है, लोगों को राहत मिलने वाली है? बिल्कुल, देखिए मैं इस समय उदयपुर चौराहे के समीप मौजूद हूँ। तस्वीरें आप जरूर देखिए कि सुबह सुबह का समय वैसे ही आवाजाही काफ़ी कम रहती है। कर्फ्यू इस समय लगा हुआ है। आप देखिए दुकानें जो हैं वो पूरे दिन बंद है। लोगों की आवाजाही सड़कों पर जरूर थोड़ी बहुत दोपहर तक देखी जाती है, लेकिन जो दुकानें हैं, जो बाजार है, वो पूरी तरह से बंद है। दूसरी ओर इस जो कर्फ्यू और इसमें ढील देने की बात है, तो फिलहाल अभी ये कहना मुश्किल है कि कर्फ्यू में ढील कब दी जाएगी, नेटबंदी उदयपुर में कब खत्म होगी, क्योंकि तनाव अभी भी उदयपुर में बरकरार है। और सबसे महत्वपूर्ण आप देखिए कि आज जगन्नाथ रथ यात्रा है। ऐसे में आज तो किसी तरह की ढील की जो संभावना है वो नजर नहीं आती है। आज भी रात को 12 बजे तक इंटरनेट बंदी के आदेश हैं। ऐसे में आज जगन्नाथ रथ यात्रा किस तरह से पूरी होती है उसके बाद में कल बिल्कुल एक बड़ी चुनौती है कपिल, पुलिस और प्रशासन के सामने कि इन परिस्थितियों में जगन्नाथ रथ यात्रा को शांतिपूर्वक तरीके से निकालना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि मौजूदा जो माहौल है उसके हिसाब से देखा जाए तो काफी तनाव, और बाहर से अगर शांति जरूर नजर आती है जैसा कि आप बता रहे हैं, क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ है, इंटरनेट पर पाबंदी है, लेकिन लोगों के भीतर एक गुस्सा अभी भी जरूर है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल उदयपुर हत्याकांड को लेकर के बड़ी अपडेट यह है कि एनआईए कोर्ट में आज पेश किया जाएगा, और साथ ही साथ ये जो आरोपी है इनको अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया है। अभी भी कर्फ्यू और अब क्या हालात है, अभी ढील देने की पुलिस नहीं सोच रही है। लोगों को अभी राहत नहीं मिलनी है इससे, क्योंकि जब तक पूरी तरह से शांति बहाली नहीं हो जाती है तब तक इंटरनेट पर भी पाबंदी रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। उदयपुर हत्याकांड को लेकर के बड़ी जानकारी यह है कि देर रात दोनों आरोपियों को अजमेर जेल शिफ्ट किया गया है। ये अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल है जिसमें इन्हें शिफ्ट किया गया। सुरक्षा कारणों के चलते ऐसा किया गया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की उदयपुर हत्याकांड को लेकर के बड़ी खबर इस वक्त की। उदयपुर के गुनहगारों को अजमेर जेल में शिफ्ट किया गया है। दोनों आरोपियों को अब अजमेर जेल शिफ्ट किया गया है। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में इन्हें रखा जाएगा। बहरहाल सुरक्षा कारणों के चलते ऐसा किया गया है। अभिजीत हमारे संवाददाता है अजमेर से, हमारे साथ फोन लाइन पर है। अभिजीत, क्या अपडेट है आपके पास में? जो उदयपुर के दो आरोपी हैं उनको अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया है। देखिए हेमंत, जिस तरीके से कल दोनों आरोपियों को उदयपुर डीजे कोर्ट में पेश किया गया था और वहां से 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में दोनों आरोपियों को भेजने के आदेश कोर्ट की ओर से दिए थे। उसके बाद सुरक्षा कारणों के चलते देर रात को ही इन दोनों आरोपियों को उदयपुर से अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। रात करीब 2:15 बजे दोनों आरोपी जो है वो अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में जमा हो चुके हैं। हेमंत, आपको बताना चाहेंगे कि जो हाई सिक्योरिटी जेल है प्रदेश की एकमात्र हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर में है, जहां पर कुख्यात अपराधी, दुर्दांत अपराधी जो है वो अंदर बंद है, और कड़े सुरक्षा पैमानों पर यह हाई सिक्योरिटी जेल का निर्माण यहाँ पर किया गया है, जिससे किसी तरह की कोई भी सुरक्षा में चूक मुमकिन नहीं है। और देर रात करीब 2:15 बजे दोनों ही आरोपी जो है वो नए कड़े सुरक्षा घेरे में यहाँ पर हाई सिक्योरिटी जेल में ला के रखा गया है। और अब यहाँ से एनआईए की जो आगे की तफ्तीश है, जो आगे की कानूनी प्रक्रिया है, वो अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से ही संचालित की जाएगी। लेकिन अभिजीत, क्या ये अब साफ हो गया है कि जो एनआईए की टीम यहाँ पर राजस्थान में पहुंची हुई है 10 सदस्यीय, वो अब पूछताछ अजमेर में ही इन आरोपियों से करेगी? फिलहाल ये दोनों आरोपी हेमंत न्यायिक अभिरक्षा में है, और न्यायिक अभिरक्षा में पूछताछ मुमकिन नहीं है। पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी होना बेहद जरूरी है। तो फिलहाल एनआईए जो है वो सबसे पहले फर्दर इन्वेस्टिगेशन में इन दोनों आरोपियों की जो चश्मदीद है उससे शिनाख्त परेड कराएगी, और जहां तक मुमकिन है शिनाख्त परेड जो है वो अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में ही होगी। इसके बाद अगर इन्हें दिल्ली ले जाना होगा एनआईए को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वो एनआईए कोर्ट जयपुर में आज जो अभिजीत जानकारी सामने आ रही है कि इनको आज जयपुर की स्पेशल एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहां से इनको ट्रांजिट रिमांड मांगा जाएगा एनआईए की तरफ से, और अब तो ये साफ है कि एनआईए जो है इन्हें दिल्ली नहीं लेकर के जाएगी, एनआईए राजस्थान में ही इनसे पूछताछ करेगी।
हाँ, तो मैं यही आपसे कह रहा था हेमंत कि देखिए एनआईए उदयपुर कोर्ट ने इन्हें 14 दिन की जेसी दी है, लेकिन आज एनआईए कोर्ट जहां पर ये मुकदमा एनआईए ने खुद दर्ज किया है, तो एनआईए कोर्ट में पेश करके हो सकता है कि इनसे पुलिस रिमांड लिया जाए, क्योंकि पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड होना बहुत जरूरी है। जुडिशियल कस्टडी में पूछताछ मुमकिन नहीं होती है, तो बहुत संभव है कि आज इन्हें यहाँ से एनआईए कोर्ट जयपुर ले जाया जाए, वहां से पुलिस कस्टडी लेकर इनसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जा सके। और जिस तरह आपने कहा कि अब दिल्ली लेके इनको नहीं लेकर जा रहा है, आज जो पाकिस्तान कनेक्शन की बातें निकल के सामने आ रही थी, या जो आतंकवादी कनेक्शन निकल के बातें सामने आ रही थी, वो प्रारंभिक रूप से अभी तक पूर्ण रूप से पुष्ट नहीं हो पाई है। अब कट्टरपंथी संगठनों के साथ इनका जरूर जो है वो संबंध निकल के सामने आया। बिल्कुल राजीव जी, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल हमारे दर्शकों को बता दें कि अजमेर के हाई सिक्योरिटी जेल में इन आरोपियों को शिफ्ट किया गया देर रात को, और अभी बहरहाल इनको यहां हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया है। और इसी बीच बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर इस वक्त की, प्रदेश में 32 आईपीएस के तबादले किए गए। कार्मिक विभाग की ओर से लेकर आदेश जारी किए गए हैं। उदयपुर के एसपी मनोज कुमार को हटाया गया है, तो आईपीएस विकास शर्मा को उदयपुर का नया एसपी बनाया गया है। उदयपुर रेंज के आईजी हिंगलाज दान और एसपी मनोज कुमार दोनों को हटाया गया है। तो प्रफुल्ल कुमार अब उदयपुर रेंज के आईजी होंगे हिंगलाज दान की जगह, और नए एसपी होंगे विकास शर्मा। कार्मिक विभाग की ओर से 32 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या अपडेट है? 32 अधिकारियों के तबादले आईपीएस के हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये लिस्ट पहले से ही प्रतीक्षारत थी, काफी समय से इंतजार किया जा रहा था कि आईपीएस के तबादले जो है वो होंगे, लेकिन जिस प्रकार से उदयपुर का घटनाक्रम हुआ है और उसके बाद मुख्यमंत्री उदयपुर गए और फिर वहां से लोकल रूप से जो जिस प्रकार का पुलिस के प्रति फीडबैक जो सामने है, उसके बाद जो है वो तुरंत जो है वो एक्शन हुआ है और उदयपुर एसपी और आईजी जो है वो दोनों बदले गए हैं। इसके अलावा प्रदेश के अलग अलग जिलों के एसपी को भी जो है वो बदला गया है। आईपीएस रवि गौड़ को कमिश्नर जोधपुर लगाया गया है। जो जयपुर में डीसीपी के पद पर कार्यरत थी ऋचा तोमर, अब उन्हें झालावाड़ का एसपी जो है वो बना दिया गया है। आईपीएस नारायण टोगस को अब करौली का एसपी जो है वो बनाया गया है। प्रीति जैन जो चित्तौड़गढ़ में अब तक जिम्मेदारी संभाल रही थी, उन्हें दौसा एसपी की जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। तो कई जिलों के एसपी जो है वो बदले गए हैं। हालांकि अभी ये भी बताया जा रहा है कि और भी लोगों का नाम जो है वो प्रतीक्षारत है। संभवतः 1-2 दिन में और भी तबादले जो है वो हो सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार का उदयपुर का घटनाक्रम रहा है उसके बाद ये बड़ा मैसेज जो है वो राज्य सरकार ने दोनों के तबादले करके दे दिया है। जी सौरभ, क्या माना जाए कि क्या ये एक रूटीन ट्रांसफर से माना जाए, या फिर कहीं न कहीं कानून व्यवस्था को लेकर अलग अलग जगह से जो शिकायतें राज्य सरकार को मिल रही थी उसे देखते हुए पुलिस बेड़े में बड़ा बदलाव किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए दोनों ही बातें बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि कई दिनों से ये लिस्ट जो है वो आनी थी। ये चर्चा जो है वो पुलिस मुख्यालय और सचिवालय के गलियारों में चल रही थी कि तबादला सूची जो है वो अब किसी भी वक्त जो है वो आ सकती है। लेकिन जिस प्रकार के घटनाक्रम पिछले दिनों देखने को मिले हैं प्रदेश के अलग अलग जिलों में, उसके बाद ये और तय हो गया था कि इन जिलों के एसपी जो है वो बदले जाए। हालांकि इसमें और भी कुछ नाम हैं जिनके तबादलों को लेकर इंतजार किया जा रहा है कि उनके तबादले कब होंगे। इस बात की चर्चा जो है वो काफी समय से चल रही है। देखना होगा कि 1-2 दिन में और भी लिस्ट जो है वो सामने आ सकती है। सौरभ, आप बने रहिए हमारे साथ और अगली बड़ी खबर पर भी अपडेट के लिए मैं आपका रुख करूंगा। बहरहाल ट्रांसफर किए गए 32 आईपीएस अधिकारियों के, और इसी बीच सबसे बड़ी खबर है, कोविड स्वास्थ्य सहायकों को हटा दिया गया है। राजधानी जयपुर से रातों रात इनका धरना उठाया गया है। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना शहीद स्मारक से हटा दिया गया है, और इसी को लेकर स्वास्थ्य सहायकों ने आरोप लगाया कि रात में बस में बिठाकर सभी स्वास्थ्य सहायकों को पुलिस लेकर के गई। तो आपको बता दें कि शहीद स्मारक पर कई महीने से, मतलब पिछले 3 महीने से करीब जो सीएचए हैं वो धरना दे रहे थे, और इस पूरे मामले को लेकर के संविदा कैडर में शामिल करने की मांग की जा रही थी।
सीएचए भर्ती के अभ्यर्थियों ने अभी फोन करके जानकारी दी है कि पुलिस उन्हें भर करके प्रताप नगर और शिवदासपुरा थाने लेकर के गई है। जबरदस्ती धरना प्रदर्शन समाप्त करवा दिया गया है। कुछ अभ्यर्थियों को अन्य थानों में गिरफ्तार किया गया है, ये इन अभ्यर्थियों ने बताया है। तो फोन पर इस बात की जानकारी उन्होंने दी है। और इसी बीच ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, क्या जानकारी है? सीएचए का धरना रात को हटा दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए कल जो है वो भारी बारिश का दौर राजधानी में देखने को मिल रहा था। कल शाम 5:30 बजे से ही लगातार बारिश जो है हो रही थी, लेकिन ऐसे में किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इस प्रकार से ये जो पिछले 3 महीने से लगातार धरना दे रहे कोविड स्वास्थ्य सहायकों के साथ इस प्रकार का व्यवहार जो है वो देखने को मिलेगा। कल रात करीब 12 बजे बताया जा रहा है, जो कोविड स्वास्थ्य सहायकों का आरोप है कि जब वे इस बारिश में जो है वो अपने धरने में बैठे हुए थे, तब अचानक जो है वो पुलिस आती है और सभी को जो है वो वहां से उठा देती है और अलग अलग इलाकों में जाकर जो है वो आज सुबह जो है वो उनका कहना है कि आज सुबह जो है वो छोड़ा गया है और उनको साफ निर्देश ये दिए गए कि अगर अब वो धरने पर बैठते हैं तो उनके लिए मुश्किलें हो सकती है। इस प्रकार से कोविड स्वास्थ्य सहायक जो कि संविदा कैडर में शामिल करने की मांग कर रहे थे, रोजगार की मांग कर रहे थे, उनके साथ जो है वो बड़ा छलावा जो है वो इस प्रकार से देखने को मिला। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का आरोप है कि उनके मोबाइल फोन छीन लिए गए, उनके साथ जो है वो बदसलूकी जो है वो की गई है। उसमें महिला कोविड स्वास्थ्य सहायक भी जो है वो शामिल है और जिस प्रकार का व्यवहार है उससे बात काफी भिन्न जो है वो महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना था कि अब बीते 3 महीनों में जिस प्रकार का आंदोलन जो है वो चला रहे थे उसमें एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने जो है वो किसी गाइडलाइन का जो है वो पालन नहीं किया हो, लेकिन उसके बावजूद इस प्रकार का व्यवहार जो है वो परेशान करने वाला उनका ये साफ तौर पर आरोप है कि उनको ये स्पष्ट निर्देश दिए गए कि अपने अपने जिलों में अपने अपने घरों के लिए रवाना हो जाए, नहीं तो उनके लिए मुश्किलें जो है वो और बढ़ सकती है। रात को 12 बजे उनको बसों में बिठा के शहर के अलग अलग इलाकों में ले जाया गया और बताया जा रहा है कि आज सुबह जो है वो उन्हें छोड़ा गया है और ये भी कहा गया है कि आप सीधे जो है वो अपने घरों के लिए लौट जाए। जी बिल्कुल। अब अगर हम बात करें सौरभ, तो क्या आखिरकार इन सीएचए की रणनीति होगी? क्योंकि पिछले करीब 3 महीने से ज्यादा का वक्त जब से लगातार राजधानी जयपुर में शहीद स्मारक पर धरना दे रहे थे और ये कह रहे थे कि इनको कम से कम संविदा कैडर में शामिल किया जाए। देखिए, अब तक जो कि ये लोग बिल्कुल नियमानुसार जो है वो अपना धरना प्रदर्शन जो है वो कर रहे थे और ऐसे में अब जो है वो अलग रणनीति पर ये लोग काम करने की बात जो है वो कह रहे हैं। इनका कहना है कि पहले तमाम लोग इकट्ठे होंगे और उसके बाद ये तय करेंगे कि कहाँ पर किस प्रकार से जो है वो आंदोलन को आगे बढ़ाना है, क्योंकि पुलिस ने उन्हें जो है वो शहीद स्मारक से हटा दिया है। ऐसे में फिर कैसे जो है वो धरने पर बैठे और कहाँ पर किस प्रकार से आगे बढ़े, ये जो है वो कुछ और देर में स्पष्ट होगा, क्योंकि जिन जिन लोगों को धरने से हटाया गया है ये सभी लोग जो है वो अभी तक एकत्रित नहीं हो पाए, उनको अलग अलग जगह पर छोड़ा गया है। इस तरह से एक दूसरे की सूचनाएं भी जो है वो उनके पास नहीं है। ये भी बताया जा रहा है कि कल जिस प्रकार से पुलिस उन्हें हटा रही थी और वे वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे तो उनके मोबाइल फोन जो है वो छीन लिए गए। इस प्रकार का आरोप जो है वो कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने लगाया। तो देखना होगा पिछले 3 महीने से लगातार धरना दे रहे कोविड स्वास्थ्य। बिल्कुल सौरभ, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना पुलिस ने हटा दिया है। पिछले करीब 3 महीने से कोविड स्वास्थ्य सहायक अपनी मांगों को लेकर के शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हुए थे। आखिरकार देर रात को पुलिस ने कार्रवाई की है और सीएचए का धरना हटा दिया गया है। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएचए के धरने को पुलिस ने हटा दिया है और इसी बीच बेरोजगारों के नेता उपेंद्र यादव ने ट्वीट किया है। ट्विटर पर लिखा है, पुलिस ने बसों में भरकर प्रतापनगर और शिवदासपुरा में जबरदस्ती धरना समाप्त करवाया है, इनको ले जाया गया। ये ट्वीट किया उपेंद्र यादव का ट्वीट है और उन्होंने लिखा है कि कुछ अभ्यर्थियों को अन्य थानों में गिरफ्तार किया गया है, जो कि सरासर अन्याय है।
तो कोविड स्वास्थ्य सहायकों के धरने को हटाया गया। शहीद स्मारक पर पिछले करीब 3 महीने से धरना दे रहे थे और CHA भर्ती के अभ्यर्थियों ने अभी फोन करके बताया, ये उपेंद्र यादव का कहना है। और इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ब्यूरो रिपोर्ट।